हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राजनीतिक दल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल, तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका अर्थ बताना चाहूँगा और इसके बाद में इसकी एक परिभाषा दी है, ये आपको जानना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक दल का अर्थ है कि राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन या लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं या समान विचारधारा रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये राजनीतिक दल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ। तो राजनीतिक दल ये शैक्षिक संगठन होते हैं या लोगों का समूह होता है जो समान दृष्टिकोण रखते हैं या समान विचारधारा रखते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे दलों को हम राजनीतिक दल कहते हैं। ये जितने भी दल होते हैं ये सभी संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। संविधान के प्रारूप के अनुसार या संविधान में जो लिखित है उसी के अनुसार ये देश के विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद में लिकोक के शब्दों में देखिए, तो लिकोक ने राजनीतिक दल के बारे में कहा है कि राजनीतिक दल ऐसी संयुक्त पूंजी कंपनी है जिसे प्रत्येक सदस्य अपनी राजनीतिक शक्ति का अंश प्रदान करता है। ये लिकोक के शब्दों में राजनीतिक दल का अर्थ होता है। फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं या फिर लिकोक के शब्दों में राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे राजनीतिक दल के प्रकार। तो राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें देखिए, तो आधुनिक लोकतंत्र राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्रकार होता है इसमें उदारवादी दल, इसके बाद फिर दूसरा होता है सुधारवादी दल, तीसरा होता है प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल और चौथा होता है रूढ़िवादी दल। ये 4 प्रकार इसके होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे 3 अंक में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि राजनीतिक दल के प्रकार लिखिए, तो आपको ये सिर्फ इनके 4 प्रकार आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबके अलग अलग अर्थ क्या होते हैं। तो पहले देखिए इसमें उदारवादी दल। अब उदारवादी दल का अर्थ क्या होता है, तो जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है उसे हम उदारवादी दल के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। दूसरा है सुधारवादी दल। अब ये सुधारवादी दल इनका क्या होता है या सुधारवादी दल हम किसे कहते हैं, तो जिन दलों का उद्देश्य या जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर एक नई व्यवस्था स्थापित करना होता है उसे हम सुधारवादी दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा प्रकार होता है प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। अब ये किस प्रकार के दल होते हैं, तो ये वे दल होते हैं जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसे दल को हम प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर चौथा प्रकार आता है इनका रूढ़िवादी दल। अब रूढ़िवादी दल किसे कहते हैं, तो वे दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं, ऐसे दल को हम रूढ़िवादी दल के नाम से जानते हैं। तो यथास्थिति का मतलब जैसे स्थिति है वैसे ही, ठीक है, उसमें ही विश्वास रखते हैं। तो जैसे स्थिति है वैसी स्थिति बनाए रखने में विश्वास जब रखते हैं तो ऐसे दलों को हम रूढ़िवादी दल के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है राजनीतिक दलों की विशेषताएं। तो राजनीतिक दलों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखिए इसकी पहली विशेषता होती है कि समान नीतिगत प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों से ये प्रतिबद्ध होते हैं। तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ये समान नीतिगत प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों से प्रतिबद्ध होते हैं। तो समान नीतियाँ होती हैं, समान इनकी प्राथमिकताएं होती है और इनके कार्यक्रमों से ये प्रतिबद्ध होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद फिर एक संगठनात्मक व्यवस्था होती है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं ये संगठन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये कहीं पर भी अपना जो कार्यक्रम आयोजित होगा तो जितने भी संगठन के सदस्य होते हैं ये सभी मौजूद होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि इनकी एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपने अपने अनुसार या सबका जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अनुसार ये कार्य करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कानून के अंतर्गत कार्यशील होते हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये सब कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, कानून का उल्लंघन करके कोई भी कार्य ये नहीं करते हैं। इसके बाद फिर अगली विशेषता आती है कि ये सत्ता के माध्यम से विचारों की स्थापना का उद्देश्य रखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो ये जितने भी राजनीतिक दल होते हैं इन सभी का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े और ये इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें आगे अगली विशेषता है कि ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने तथा उसे अपने पास बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत होते हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये हमेशा शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने पास रखने की दिशा में हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में है तो वह दल हमेशा चाहेगा कि हमारी ही सरकार बनी रहे और इसके लिए ये हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि ये लोकतंत्र का आधार एवं आत्मा होते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक हमारी जनता की इच्छा होगी तब तक ये राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं। ठीक है, जब तक हमारी जनता चाहेगी तब तक ये राजनीतिक दल की सरकार बनी रहती है और जब हमारी जनता नहीं चाहती है तो इनकी सरकार सत्ता में नहीं रहती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि निश्चित विचारधारा एवं सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये जितने भी राजनीतिक दल होते हैं तो सबकी एक निश्चित विचारधारा होती है, सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं और ये इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, ये इनके सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। अगला है प्रतीकों का पहचान चिन्ह के रूप में उपयोग। तो जितने भी राजनीतिक पार्टी होती हैं इन सभी राजनीतिक दलों का अपना अपना पहचान चिन्ह होता है, सबके अपने अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं और उनका ये उपयोग करते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है कि क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्वरूप होता है। मतलब कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं तो कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं और कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि इन दलों का उद्देश्य राजनीतिक पद पर जीतकर सरकारी सत्ता का प्रयोग करना है। आ रहा समझ में? इन दलों का उद्देश्य क्या होता है? तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका उद्देश्य है कि राजनीतिक पद को जीतना है और सरकारी सत्ता का प्रयोग करना है। आ रहा समझ में? तो ये सब इनकी विशेषताएं होती है राजनीतिक दल की फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल की विशेषताएं कौन कौन सी है या राजनीतिक दल की विशेषताएं लिखिए। तो अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको जो हमने विशेषताएं बताई हैं ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है राजनीतिक दलों के कार्य। अब जो राजनीतिक दल होते हैं तो इनके कार्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला कार्य देखिए इनका दल संबंधी कार्य। ठीक है, पहला कार्य कौन सा है? दल संबंधी कार्य। अब दल संबंधी कार्य के अंतर्गत राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं तो ये इसमें देखिए। तो दल के संगठन से संबंधित कई कार्य भी राजनीतिक दलों को संपन्न करने पड़ते हैं, जैसे दल की नीतियां बनाना। ठीक है, दल के लिए नीतियां बनाना एवं कार्यक्रमों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना, ये भी इनका कार्य है। इसके बाद फिर जो दल के सदस्य होते हैं तो दल के सदस्यों में वृद्धि करना या इनमें कमी करना। मतलब कि जो राजनीतिक दल होता है तो उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की भी आवश्यकता हो सकती है या कभी कभी इन सदस्यों की संख्या कम करने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो इन सदस्यों की संख्या कम करना या इनकी संख्या को बढ़ाना, ठीक है, ये काम भी राजनीतिक दल करते हैं। इसके बाद फिर सदस्यों को प्रशिक्षण देना है, फिर जनसभाएं आयोजित करना
और दल में अनुशासन बनाए रखना, ये इन सभी के कार्य होते हैं राजनीतिक दल के। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला काम आता है इनका राजनीतिक की शिक्षा। तो राजनीति की शिक्षा भी ये दल देने का कार्य करते हैं। तो देखिए इसमें राजनीतिक दल जनसभाओं, अधिवेशनों, प्रशिक्षण शिविरों एवं पत्र पत्रिकाओं द्वारा जनता को विभिन्न राजनीतिक समस्याओं की जानकारी देते हैं, जिससे लोगों की राजनीति की शिक्षा मिलती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक दल जनसभाओं, अधिवेशनों, अधिवेशन मतलब जो सम्मेलन होते हैं, प्रशिक्षण शिविरों एवं पत्र पत्रिकाओं द्वारा जनता को विभिन्न राजनीतिक समस्याओं की जानकारी देते हैं, जिससे लोगों को राजनीति की शिक्षा प्राप्त होती है, लोगों को राजनीति की शिक्षा मिलती है। इसके बाद फिर विकल्पी सरकार। तो अगला कार्य है इनका राजनीतिक दल का विकल्पी सरकार। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि राजनीतिक दलों के रूप में विकल्पी सरकार एवं विकल्पी नीतियां हमेशा मौजूद रहती हैं। अब ये विकल्पी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर सत्ता में कोई राजनीतिक दल कार्यरत है और जैसे ही उस दल की सरकार चली जाती है या उस दल की सरकार गिर जाती है या शासन करने में सफल नहीं होता है दल, तो जैसे ही वह दल अस्तित्व में नहीं रहता है या उस दल की सरकार गिर जाती है, तो तुरंत उसके बाद विकल्प में दूसरा दल शासन करने के लिए तैयार रहता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर यदि सत्ताधारी दल शासन के संचालन में असफल होता है या सफल नहीं हो पाता है, तो लोग किसी अन्य दल का चुनाव कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं विकल्पी सरकार। तो लोगों के पास विकल्प होता है। ठीक है, जैसे सरकार का गिर जाती है तो जो भी दूसरा दल होगा वह अपनी सरकार बना लेता है। फिर इसके बाद में अगर वह दल भी कार्य नहीं कर पा रहा है और फिर सरकार गिर जाती है, तो इसके बाद फिर चुनाव होते हैं और फिर चुनाव के समय में फिर जनता अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी को विजयी प्राप्त कराती है या विजय बनाती है जनता। ठीक है, तो जनता जिस पार्टी को चुनेगी या जनता जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत से केंद्र में पहुंचाती है, तो फिर वह पार्टी या वह दल अपनी सरकार बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए फिर अगला आता है जनता और सरकार के बीच संपर्क सूत्र। तो राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में संपर्क सूत्र किस प्रकार से है? तो ये इसमें देखिए, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं, क्योंकि वे जनता की समस्याओं को तथा कठिनाइयों को सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी जनता को देते हैं। तो इस आधार पर राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व हैं या जो भी राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह आपसे पूछताछ करता है। राजनीतिक प्रतिनिधि अर्थात जैसे विधायक होता है या फिर सांसद होता है, तो ये अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं के बारे में जानते हैं और जनता इनको अपनी समस्याएं बताती हैं और फिर ये जनता की समस्या को कहाँ तक पहुँचाते हैं? सरकार तक पहुँचाते हैं और सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की गई हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी जनता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक दल होता है यह क्या होता है? एक जनता और सरकार के बीच में संपर्क सूत्र होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है सरकार का संचालन। तो इसमें क्या होता है? तो चुनाव में बहुमत प्राप्त सत्ताधारी दल अपनी नीतियों के अनुसार सरकार का संचालन करता है। जिन दलों को बहुमत नहीं मिलता है वह विपक्षी दल कहलाता है या वह विपक्ष में बैठता है, और जो विपक्षी दल होता है या विरोधी दल होता है यह सत्ताधारी दल की आलोचना करता है और जो भी सरकार होगी उसकी जो भी परेशानियां या उसकी जो भी आलोचनाएं हैं या जो दोष हैं उसको उजागर करते हैं ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है उम्मीदवारों का चयन। अब जो राजनीतिक दल होते हैं तो राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति या राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति यह राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है।
जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति। आ रहा समझ में? सत्ता की प्राप्ति मतलब सरकार बनाना हर राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके लिए या इस हेतु वे चुनावों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। तो जो योग्य उम्मीदवार होता है उसी को उस क्षेत्र से चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जाता है। ठीक है, और जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनका चयन करते हैं, ये राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तब बीजेपी योग्य उम्मीदवार को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करती है या उसका चयन करती है। ऐसे ही कांग्रेस होती है, तो कांग्रेस पार्टी भी क्या करती है कि जो योग्य उम्मीदवार होता है उसका चयन करती है। तो ऐसे जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये अपने अपने दलों में से योग्य उम्मीदवार का चयन करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में फिर अगला आ जाता है राजनीतिक दलीय प्रणालियाँ। ठीक है, अब राजनीतिक दलीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है तो देखिए इसमें तो संख्या और शक्ति के आधार पर दल प्रणाली 3 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 अंक में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है फ्रेंड। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार होता है एकल दलीय प्रणाली, दूसरा होता है 2 दलीय प्रणाली या द्विदलीय प्रणाली, और तीसरा होता है बहुदलीय प्रणाली। ये 3 प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। पहली प्रणाली देखिए इसमें एकल दलीय प्रणाली। ठीक है, अब एकल दलीय प्रणाली इसका अर्थ क्या होता है? तो एकल दलीय प्रणाली में शासन पर एक ही दल का एकाधिकार स्थापित होता है, अर्थात इसमें एक ही दल कार्य करता है। आ रहा समझ में? तथा अन्य दलों की भूमिका इसमें नगण्य होती है, मतलब अन्य दल इसमें न के बराबर होते हैं। इस प्रणाली में किसी एक चमत्कारी नेता के नेतृत्व में एक दल विशेष को प्रधानता प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही दल रहेगा इसमें तो जो भी नेतृत्व करता होगा, ठीक है, तो उसके कारण वह दल प्रधानता प्राप्त कर लेता है या वह दल बहुत अधिक प्रसिद्ध होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जो एक दलीय प्रणाली होती है तो एक दलीय प्रणाली के या एकल दलीय प्रणाली के गुण कौन कौन से होते हैं? तो पहला गुण देखिए इसमें कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बल मिलता है। आ रहा समझ में? इसमें पहला गुण क्या है कि जब एक दलीय प्रणाली होगी तो इससे राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्र की अखंडता को बढ़ावा मिलता है। अब एकता का तो अर्थ आपको समझ में आ रहा है, परंतु जो अखंडता होता है तो अखंडता का अर्थ क्या होगा? तो अखंडता का अर्थ है कि किसी भी स्थिति में देश का विभाजन संभव नहीं है। आ रहा समझ में? खंड का मतलब क्या होता है? अलग अलग, और अखंड मतलब क्या होता है कि जिसका कभी विभाजन नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अखंड। तो ऐसे ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है कि इससे शीघ्र आर्थिक विकास होता है। तो जो भी देश या जिस देश में भी एकल दलीय प्रणाली होगी उस देश का शीघ्र आर्थिक विकास होता है। इसके बाद तीसरा इसमें होता है पॉइंट कि सुदृढ़ एवं स्थायी सरकार होती है, मतलब मजबूत सरकार होती है और स्थायी सरकार होती है। इसमें सरकार अल्पमत में नहीं आती है, इसमें सरकार गिरती नहीं है क्योंकि एक ही दल कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह आपातकाल में उपयोगी होती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए एकल प्रणाली के दोष। अब जो एकल प्रणाली होती है तो इसके दोष कौन कौन से हैं? तो पहला दोष देखिए इसमें कि आक्रामक नीतियां होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो नीतियां होती है वो ठीक नहीं होती है क्योंकि इनका विरोध करने वाला कोई होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार नीतियां बनाते हैं जो आक्रामक हो सकती है। इसके बाद फिर दूसरा होता है कि भ्रष्ट शासन। जब एक दलीय प्रणाली होती है या जहां पर एक दल ही कार्य करता है तो वहां पर हो सकता है कि भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद फिर अगला आता तनावपूर्ण वातावरण। तो जब एक ही दल कार्य करेगा तो हो सकता है कि एक दल की कार्यवाही जनता को समझ में ना आए या जनता उस एक ही दल को पसंद ना करे, जिसके कारण तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद फिर तानाशाही सरकार। तो जब
किसी भी देश में एक ही दल की सरकार होगी या एक ही दल कार्य करेगा तो वह एक दलीय सरकार क्या कर सकती है, तानाशाही को बढ़ावा दे सकती है। या सरकार अगर मनमानी भी करेगी तो कोई उसका विरोध करने वाला नहीं होता, क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं, जिसके कारण क्या होता है, तानाशाही को बढ़ावा मिल सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक होती है। आ रहा समझ में? तो ये सब एक दलीय प्रणाली के दोष होते हैं फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय अर्थात दो दलीय प्रणाली, तो इसमें दो दल होते हैं, इसलिए इसको द्विदलीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें कि वह प्रणाली जहां अनेक दल होते तो हैं, लेकिन सत्ता संघर्ष में वर्चस्व मुख्यतः दो दलों का ही होता है, ऐसे प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। तो सरल अर्थों में आपको याद रखना है कि वह प्रणाली जिसमें मुख्य रूप से दो ही दल कार्य करते हैं या मुख्य रूप से दो ही दल होते हैं, ऐसे प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसके कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दो वहाँ के मुख्य दल हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से एक दल सत्ताधारी दल होता है और दूसरा इसमें विपक्षी दल होता है या विपक्ष में बैठता है। ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दो दलीय प्रणाली है। यहाँ पर भी दो दल कार्य करते हैं, जिसमें पहला दल होता है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा दल होता है रिपब्लिकन पार्टी। इसमें यदि एक दल सत्ता में है तो दूसरा दल विपक्षी होगा या दूसरा दल विपक्ष में बैठता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगर इसमें एक दल सत्ता में है तो एक दल जो सत्ता में है, जो सत्ताधारी दल है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, और अगर उस सत्ताधारी दल से कोई गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को उजागर करने का कार्य विपक्ष में बैठा हुआ दल करता है। तो जो विपक्षी होता है या विपक्षी दल होता है, ये सरकार की नीतियों को उजागर करते हैं, सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं, सरकार के दोषों को बताते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें जो दो दलीय प्रणाली होती है, इसके गुण कौन कौन से होते हैं। अब जो दो दलीय प्रणाली होती है, इसका पहला गुण होता है कि सत्ताधारी दल पर नियंत्रण। तो जो विपक्ष में दल होता है वह विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर नियंत्रण करता है। इसके बाद फिर दूसरा होता है विकल्पी सरकार। ठीक है। अब विकल्पी सरकार का अर्थ क्या होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि विकल्पी सरकार का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसके विकल्प में दूसरा दल सरकार बनाने के लिए तैयार होता है। या फिर इसके लिए दूसरा अर्थ भी हम यह बता सकते हैं कि जनता दूसरे दल को सत्ता में ला सकती है, और जो सत्ताधारी दल है अगर वह ठीक से कार्य नहीं करता है तो उस सत्ताधारी दल को चुनाव आने पर उसे हरा सकती है। ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा है, इसमें स्थिर सरकार होती है। तो जब दो दलीय प्रणाली होती है या दो ही दल कार्य करते हैं किसी भी देश में, तो वहाँ पर सरकार स्थायी होती है, बार बार सरकार अल्पमत में आने की समस्याएं नहीं होती। इसके बाद फिर अगला आता है जिम्मेदारी निश्चित होती है। तो जब दो ही दल कार्य करते हैं तो जो सत्ताधारी दल होता है वह जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कार्य करता है, क्योंकि विपक्ष में बैठा हुआ दल उसकी आलोचनाएं करता है। इसके बाद फिर अगला आता है मतदाताओं के लिए सरल। ठीक है। तो जब दो दलीय प्रणाली होती है तो मतदाताओं को स्पष्ट होता है कि या तो हमें इस दल को वोट देना है या फिर इस पार्टी को वोट देना है। ठीक है। अब वहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि वोट आखिर दे किसको। जैसे भारत में हम देखते हैं तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो मतदाता होते हैं वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वोट देना किसको है, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी खड़े रहते हैं चुनाव में और बहुत सारी पार्टियों के सदस्य होते हैं। ठीक है। तो जो दो दलीय प्रणाली होती है उसमें यह मतदाताओं के लिए सरल होता है कि दो में से किसी एक को वोट देना है। अब इसके बाद देखिए कि जो द्विदलीय प्रणाली होती है, तो द्विदलीय प्रणाली के दोष, तो द्विदलीय प्रणाली के दोष कौन कौन से हैं। तो पहला दोष देखिए इसमें बहुमत की तानाशाही,
इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि जो पार्टी सत्ता में होती है या जिस पार्टी की सरकार होती है या जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो उसके कारण तानाशाही को बढ़ावा दिया जा सकता है या तानाशाही की संभावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा होता है कठोर अनुशासन। तो जब सिर्फ 2 ही दल कार्य करते हैं तो ऐसे 2 दल की स्थिति में अनुशासन कठोर होता है। इसके बाद फिर अगला आता है राष्ट्र का विभाजन। जब 2 ही दल कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र के विभाजन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद फिर अगला आता है चयन की सीमित स्वतंत्रता। अब चयन की सीमित स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि अब पब्लिक के सामने, जनता के सामने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कि या तो इस पार्टी को वोट दें या फिर दूसरी पार्टी को वोट दें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन जनता के पास नहीं होता है। ठीक है। तो चयन की सीमित स्वतंत्रता होती है। तो ये सब द्विदलीय प्रणाली के दोष हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें बहुदलीय प्रणाली। अब बहुदलीय मतलब, तो बहु का अर्थ होता है बहुत और दलीय मतलब दल। तो जब बहुत सारे दल होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। तो आइए देखिए इसको कि वह प्रणाली जिसमें सत्ता प्राप्ति की प्रतियोगिता में अनेक दल भाग लेते हैं, जिसके कारण किसी एक दल के बहुमत प्राप्त करने के अवसर कम होते हैं और बड़े राजनीतिक दलों की संख्या निश्चित नहीं होती है, तो ऐसी दलीय प्रणाली को हम बहुदलीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और इस प्रकार की प्रणाली का प्रचलन विकसित देशों में जैसे इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, ठीक है, आदि देशों में देखने को मिलता है। परंतु हमारे भारत जैसे विकासशील देश में भी यह प्रणाली बहुत लोकप्रिय हो रही है। जब हमारे भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय सिर्फ एक ही दल था और कांग्रेस भी उस समय दबाव समूह के रूप में कार्य करता था, न कि कोई राजनीतिक दल था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे भारत में कांग्रेस राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है। तो शुरुआत में तो एक ही दल प्रभावी था, बाद में फिर देखते धीरे धीरे बहुत सारे दल की स्थापना हो जाती है और आज हम वर्तमान में देखें तो बहुत सारे दल भारत में कार्य कर रहे हैं और हमारे भारत जैसे विकासशील देश में भी अब बहुदलीय प्रणाली ने स्थान ले लिया है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें हमारे भारत में भी देखें तो हम राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और ऐसे 8 राष्ट्रीय दल हैं और इसके अलावा फिर बहुत सारे क्षेत्रीय या राज्य स्तर के दल होते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे बहुदलीय प्रणाली हमारे भारत में पाई जाती है। अब जो बहुदलीय प्रणाली होती है तो इसके गुण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें इसका पहला गुण क्या है बहुदलीय प्रणाली का? तो पहला गुण होता है कि दलीय अनुशासन विशेष कठोर नहीं होता। तो जो बहुदलीय प्रणाली होती है तो ऐसे देशों में इन बहुदलीय प्रणाली में अनुशासन ज़्यादा कठोर नहीं होता है। क्यों नहीं कठोर होता है? क्योंकि अगर ज़्यादा अनुशासन कठोर रखा जाएगा या ज़्यादा अनुशासन कठोर किया जाएगा या ज़्यादा दबाव पार्टी के सदस्यों पर बनाया जाता है तो वे क्या करते हैं? पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसलिए इसमें दलीय अनुशासन विशेष कठोर नहीं होता है। दूसरा है कि अधिक लोकतांत्रिक पद्धति, तो यह लोकतांत्रिक पद्धति के बिल्कुल अनुकूल होता है। इसके बाद फिर इसमें होता है अगला दलीय निरंकुशता का अभाव। आ रहा समझ में? तो इसमें कोई तानाशाही जैसी समस्या नहीं होती, तो इसमें निरंकुशता का अभाव होता है। अब इसके बाद देखिए फिर इसमें बहुदलीय प्रणाली के दोष। जो बहुदलीय प्रणाली है इसके दोष कौन कौन से हैं? तो पहला दोष इसका यह है कि इसमें दलीय गुटबंदी जैसे समस्या पाई जाती है। अब दलीय गुटबंदी का अर्थ क्या होता है कि जो भी राजनीतिक दल होता है उस राजनीतिक दल में ही गुटबंदी पाई जाती है, उस राजनीतिक दल के अंदर ही कुछ लोगों का गुट बन जाता है। अब जैसे ही अगर आपने दबाव बनाने का प्रयास किया तो ये जो गुट वाले लोग हैं दल के अंदर, ये गुट वाले लोग क्या करते हैं? पार्टी को छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अगला दोष है कि दल बदल जैसी समस्या इसमें होती है। तो दल बदल का अर्थ क्या होता है? दल को बदलना। उदाहरण के लिए जैसे कुछ सदस्य भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं और अगर पार्टी हाईकमान ने या
पार्टी के अध्यक्ष ने दबाव बनाने का प्रयास किया तो सदस्य उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो अगर इस प्रकार से दल को बदला जाता है तो इसी को कहते हैं दल बदल। तो कई बार आपने इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस में चले गए हैं, या कुछ कांग्रेस के सदस्य या कुछ कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये ऐसे दल बदलते रहते हैं राजनीतिक दल के सदस्य। इसके बाद फिर अगला आता है कि मजबूत विपक्ष का अभाव। बहुदलीय प्रणाली में मजबूत विपक्ष का अभाव होता है। इसके बाद फिर अगला आता है अस्थिर सरकार। जो बहुदलीय प्रणाली होती है तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसमें अस्थिर सरकार। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार कभी भी अल्पमत में आ जाती है बहुदलीय प्रणाली में, और अल्पमत के कारण सरकार गिर जाती है। तो ऐसा कई बार हमारे भारत में हो चुका है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला दोष है इसका कमजोर शासन। तो जब बहुदलीय प्रणाली किसी भी देश में प्रचलन में होती है तो वहाँ की सरकार मजबूत नहीं होती, वहाँ की सरकार मजबूर होती है। क्योंकि बहुदलीय प्रणाली में ज़्यादातर सरकार कैसी होती है? गठबंधन की सरकार होती है। पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत कम होती है। और जब सरकार गठबंधन की सरकार होती है तो ऐसे स्थिति में सरकार मजबूत नहीं होती, सरकार मजबूर होकर कार्य करती है। आ रहा समझ में? और ऐसी स्थिति में सरकार कमज़ोर होती है, और जब सरकार कमज़ोर होगी तो शासन भी कमज़ोर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक यह समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है कि बहुदलीय प्रणाली के गुण लिखिए तो आपको बहुदलीय प्रणाली के गुण लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और 11 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो इनमें से किसी एक को पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर में अगर पूछ रहा है तो 5 नंबर में ये दलीय प्रणाली को पूछ सकता है, और अगर 11 नंबर में पूछना है तो ये पूरे राजनीतिक दल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आ रहा समझ में? और अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है तो ये सब आपको विशेष रूप से ध्यान में रखकर लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।